नमस्कार। आप लोगों का फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आप लोगों के लिए आज उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान और दिव्यांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान, इन 3 पाठों से 30 प्रश्नों का सेट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रश्न CTET की बेहतरीन तैयारी के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। पहला प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन में 75% से 89% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का ग्रेड क्या होना चाहिए? यानी 75% से 89% जो अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं उनका ग्रेड क्या होना चाहिए? ऑप्शन है ए में A+, बी में है A, सी में है B और डी में है C। ये ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी में हम टिक लगा रहे हैं। इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब है कि इसका जो ग्रेड होगा वह ग्रेड क्या होगा, तो ए होगा। यानी ए ग्रेड में ये बच्चे आएंगे 75% से 89% अंक प्राप्त करने वाले, और उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले जो बच्चे होंगे वो A+ में आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार में कौन सही है? ए में है शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, बी में है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, सी में है ए और बी दोनों सही, और डी में है कोई सही नहीं। तो दूसरा का सही जवाब होगा सी। दूसरा का सही जवाब सी होगा। क्या सी होगा? तो हम इस सी में मतलब सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही। यानी कहने का मतलब है शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण भी है ये, और मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण भी है। यानी उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण और एक होता है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न 3 की ओर। रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्वमूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। किनका कथन है ये? तो ऑप्शन ए में है ब्लैक और विलियम का, बी में है सैडलर का, सी में है क्रो और क्रो का, और डी है गार्डनर का। यानी तीसरा का जो ऑप्शन है हमारा वो बी सही है। बी में हम लोग टिक मार देंगे। तो बी में क्या है? तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो है सैडलर का कथन है। किनका कथन है? सैडलर का। इसको याद रखना है। रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्वमूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं, ये कथन है सैडलर महोदय का। तो सैडलर महोदय का ये कथन है, इसमें हम लोग बी का ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन से डैश के बीच गंभीर बातचीत जो निरंतर बनती रहती है उसमें और परिपक्वता आ जाती है। शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच, ऑप्शन ए में है। बी में है शिक्षकों और समाज के बीच, ऑप्शन सी में है बच्चों और अभिभावकों के बीच, और डी में है अध्यापकों और अभिभावकों के बीच। यानी चौथा जो प्रश्न है उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच। यानी रचनात्मक मूल्यांकन से शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच गंभीर बातचीत जो निरंतर बनती रहती है उसमें और परिपक्वता आ जाती है। तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब यानी चौथा का सही जवाब होगा शिक्षकों और शिक्षार्थियों के
बीच, यानी ये ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न 5 की ओर। 5वां प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित सबसे उपयुक्त का चयन करें। एम है, रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग पाठ्यक्रम के अध्यापन को आंकने के लिए किया जाना चाहिए। बी में है, इसका उपयोग पाठ्यक्रम के अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति को आंकने के लिए किया जाता है। सी में है, इसका उपयोग शिक्षा प्राप्ति को आंकने के लिए किया जाता है। और डी में है, कोई सही नहीं। तो 5 का सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब? 5 का सही जवाब होगा बी, यानी इसका उपयोग पाठ्यक्रम के अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति को आंकने के लिए किया जाता है। यानी रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक जो मूल्यांकन है वह उससे संबंधित जो उपयुक्त कथन है वो ए है कि रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग पाठ्यक्रम के अध्यापन को आंकने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। सही कथन का विकल्प क्या है? एम है, अध्यापकों को अपने अध्यापन के दौरान मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। बी में है, विद्यालयों को अपने मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। सी में है, विद्यालयों को अपने आप को केवल कागज पेंसिल वाले परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। डी में है, उपर्युक्त सभी सही है। यानी कहने का मतलब है छठा जो है उसका को सही जवाब है डी, यानी डी का मतलब उपर्युक्त सभी सही है। यानी कहने का मतलब है कि ए भी सही है, अध्यापकों को अपने अध्यापन के दौरान मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। बी है, विद्यालयों को अपने मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। सी है, अध्यापकों को अपने आप को केवल कागज पेंसिल वाली परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। तीनों सही है ऑप्शन, तो इसका उपर्युक्त सभी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। तो डी में टिक लगा दिए हैं। ऐसे परीक्षा में आप लोगों को रंगना है। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छे प्रश्नों की विशेषताओं से संबंधित कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? एम है, इसमें मेधावी विद्यार्थियों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। बी में है, इसमें कमजोर विद्यार्थियों पर फोकस किया जाता है। सी में है, इसमें मेधावी और कमजोर दोनों पर समान रूप से फोकस किया जाता है। और डी में है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी 7वां जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा सी। सही जवाब क्या होगा? सी होगा। सी में इसमें मेधावी और कमजोर दोनों पर समान रूप से फोकस किया जाता है, ये सही जवाब होगा। यानी अच्छे प्रश्नों की विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता होती है, इसमें मेधावी बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है और कमजोर बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्नों का दूसरा नाम क्या है? पूरक प्रकार के प्रश्नों का दूसरा नाम क्या है? एम है, स्वच्छ उत्तर प्रश्न। बी, चित्रात्मक प्रश्न। सी, निर्वचनात्मक प्रश्न। और डी है, अनिर्वचनात्मक प्रश्न। यानी पूरक प्रश्नों का जो है दूसरा नाम, तो पूरक प्रश्न का दूसरा नाम जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सही ऑप्शन हो जाएगा स्वच्छ उत्तर प्रश्न। इसको हम लोग सही जवाब जान लें, ए हो जाएगा स्वच्छ उत्तर प्रश्न। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें। 9वां, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जाता है? कैसा प्रश्न, ये जो प्रश्न है शिक्षक को राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न को कैसा प्रश्न कहा जाता है? किस प्रकार का प्रश्न है ये? ए ऑप्शन है प्रश्नात्मक प्रश्न। बी है कथनात्मक प्रश्न। सी है ए और बी दोनों। और डी है दोनों में से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्नात्मक प्रश्न। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अर्थात प्रश्नात्मक प्रश्न ये
प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नात्मक प्रश्न में ठीक लगा लेंगे। 9वां का सही जवाब हो जाएगा प्रश्नात्मक प्रश्न। ठीक है, आगे हम लोग चलें। 10वां है, किन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है। यानी ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिसमें वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी और विश्वसनीयता यानी बिलीफ जो है उसमें कमी होती है। तो ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्न में, बी है लघुत्तरीय प्रश्न में, सी है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, और डी है चित्रात्मक प्रश्न में। यानी 10वां का जो है सही जवाब हो जाएगा ए, यानी निबंधात्मक जो प्रश्न हैं, यानी ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर जो है बड़े हैं, यानी निबंध टाइप के उत्तर हैं। इसमें किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं होता है। इसमें अगर कहा जाएगा किसी एक चीज़ पर फोकस मतलब ऑब्जेक्टिविटी, किसी खास चीज़ पर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, तो ये निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है। अब 11वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ऐसे प्रश्न जिनके जरिए विविध विषयों से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जाती है, यानी विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जाती है, उनको क्या कहा जाता है। ए में है चित्रात्मक प्रश्न, ए में चित्रात्मक प्रश्न, बी में लघुत्तरीय प्रश्न, सी में निर्वचनात्मक प्रश्न, और डी है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो 11 का सही जवाब, यानी 11 का सही जवाब 11 का सी होगा, निर्वचनात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनके जरिए विविध विषयों से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जाती है, तो ये हो गए निर्वचनात्मक प्रश्न। ये इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 11 का सही जवाब सी हो जाएगा, निर्वचनात्मक प्रश्न। अब हम लोग चलेंगे 12वां, आलोचनात्मक चिंतन। चिंतन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु, विषय इत्यादि के डैश पहलुओं के बारे में विचार किया जाता है। ए ऑप्शन है सकारात्मक पहलू के बारे में, बी है नकारात्मक पहलू के बारे में, सी है सकारात्मक एवं नकारात्मक, और डी है स्वीकारात्मक। यानी आलोचनात्मक चिंतन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी विषय इत्यादि के डैश पहलुओं के बारे में विचार किया जाता है। यानी सकारात्मक पहलू के बारे में, नकारात्मक पहलू के बारे में, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू के बारे में, स्वीकारात्मक पहलू के बारे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इसका सही जवाब है, इसको टिक लगा दिए। आगे हम लोग यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न है वो चैप्टर है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान से संबंधित। अब 13वां सवाल पर आते हैं। समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना डैश कहलाता है। समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना क्या कहलाता है। सर्व शिक्षा, समग्र शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। यानी 13वां प्रश्न जो है उसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी समावेशी शिक्षा। आप लोग जान लें कि समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें समाज के सभी बच्चों, सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में एक साथ शामिल करके उनको शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्तर का अधिक महत्व नहीं है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए में विद्यार्थियों की क्षमता का ज्ञान, बी है विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, और सी है विद्यार्थियों की कुशलता का ज्ञान, और डी है उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्तर का अधिक महत्व नहीं है,
इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की क्षमता का ज्ञान, विद्यार्थियों की अक्षमता का ज्ञान। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, यानी बी जो है इसका सही जवाब है। बी इसका सही जवाब है, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान। चूंकि हमको विद्यार्थी की अक्षमता क्या है, कमजोरी क्या है, इसका ज्ञान हमको होगा, तभी हम उसके बारे में योजनाएं बनाएंगे। उसके बारे में हम जो है विभिन्न तरह की मतलब बातें रखेंगे, प्लानिंग बनाएंगे कि उनकी इन अक्षमताओं को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें शिक्षकों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। अब हम लोग 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। समाज के पिछड़े एवं निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए ही मध्याह्न भोजन स्कीम को लागू किया गया, ताकि डैश को शिक्षा से दूर रहने का बहाना न बनाया जाए। ए में है अभाव, बी में है भूख, सी में है गरीबी और डी में है बेरोजगारी। अभाव, भूख, गरीबी, बेरोजगारी। यहाँ ये जो है डी है, इसको हम लोग डी मान लेंगे, ये डी है ऑप्शन, बेरोजगारी है। तो इसका जो है सही जो जवाब होगा वो होगा भूख, यानी समाज के पिछड़े एवं निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए ही मध्याह्न भोजन स्कीम को लागू किया गया, ताकि भूख को शिक्षा से दूर रहने का बहाना न बनाया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी भूख हो जाएगा। यानी पहले क्या होता था कि ये बहाना बना दिया जाता था कि बच्चे भूखे हैं, परिवार उनके रोजी रोटी माने रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो भूखे बच्चे किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो भूख को जो बहाना बनाया गया, तो इसी को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन स्कीम को लागू किया गया। अब 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा विकल्प असत्य है? ए में है असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। बी में है अक्षम बालकों की समस्या का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना। सी में है शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना। और डी है उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं। असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में लाना, यानी हम लोग प्रश्न पहले एक बार देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा विकल्प असत्य है, हमको गलत विकल्प खोजना है, यानी कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। तो इसका में उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है, यानी असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। अक्षम बालकों की समस्या का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना। शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ाना, यानी और डी में उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं। मतलब है प्रश्न है हमारा थोड़ा सा, उसको हमको एक बार देखना पड़ेगा गौर से। इसमें कहता है कौन सा कथन असत्य है, तो ए भी सत्य है, बी भी सत्य है और सी भी सत्य है। तो इसका मतलब है कि ऊपर में जो भी कथन है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ये तीनों में से कोई भी इस विकल्प के मुताबिक सही नहीं है, यानी असत्य नहीं है। तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग डी में मार लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की किस धारा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की प्रतिबद्धता की बात कही गई है? इसको याद रखना है। भारतीय संविधान की किस धारा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की प्रतिबद्धता की बात कही गई? ए ऑप्शन है 15(4) में, बी है 14(4) में, सी है 17(4) में और डी है 22(4) में। तो इसका 17वां का सही जवाब होगा ए, यानी 15(4) में। 15(4) जो संविधान की धारा है
उसी धारा में यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की प्रतिबद्धता होने चाहिए। इसका सही जवाब है ए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें। 17वां का ये है। अब हम लोग 18वां की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, वंचित बालकों के प्रकार में कौन सही नहीं है? ए में है अनुसूचित जाति जनजाति के बालक, बी है आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक, सी है अधिगम अयोग्यता वाले बच्चे और डी है अधिगम योग्यता वाले बच्चे। वंचित बालकों के प्रकार में कौन सही नहीं है? तो 18 का डी हो जाएगा, अधिगम योग्यता वाले बच्चे। वंचित बालकों में कौन सही नहीं, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के बालक ये सही है। आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक भी उसी में आते हैं, वंचित बालक में भी आते हैं। अधिगम अयोग्यता वाले बच्चे जो है वो उसी में आते हैं। और डी जो अधिगम योग्यता वाले बच्चे हैं वो वंचित बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो कौन सही नहीं है? तो डी सही नहीं है। डी में लोग टिक लगा लिए, 18 का डी हो जाएगा। हम लोग आगे चलें। 19वां, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए आप कौन सा सुझाव देना चाहेंगे? ए, निर्धन वर्ग के परिवारों को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन दूंगा। बी में स्कूल भवन एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र इत्यादि का स्थान चयन करते समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सी है व्यापक पैमाने पर आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय खोला जाए और डी है उपर्युक्त सभी। तो यानी अनुसूचित, प्रश्न एक बार हम लोग जान लें, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा सुझाव देंगे? तो ये जितने भी सुझाव हैं सभी सुझाव सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल अब है। 20वां सवाल की है, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए सुझाव के क्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की विद्यालयीय व्यवस्था का प्रबंध करना किस प्रकार का सुधार है? एम है संस्थानगत सुधार, बी है विद्यालयीय पाठ्यचर्या में सुधार, सी है शिक्षण शास्त्र में सुधार और डी है भाषा के संदर्भ में सुधार। यानी 20 का सही जो है ए होगा, संस्थानगत सुधार। यानी विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए सुझाव के क्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की विद्यालयीय व्यवस्था का प्रबंध करना किस प्रकार का सुधार है? तो यह सुधार है संस्थानगत सुधार। यानी हम लोग ए में टिक मार लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चूँकि वो संस्था से संबंधित है इसलिए संस्थानगत सुधार है। अब 21वां सवाल, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की भावना से बालक को थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है। इस प्रकार की भावना से बालक को थोड़ी सी संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है। वह इसकी क्षतिपूर्ति, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता या प्रसिद्धि प्राप्त करके करना चाहता है। कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी यह जो कथन है वह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो हम लोग ये कथन है ए एडलर का कथन है। 21 का सही जवाब ए हो जाएगा और ये कथन है ए एडलर का। एडलर महोदय जो बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे उनका कथन है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब 22वां, एक छात्र बार बार अध्यापक से निर्देशों और प्रश्नों को दोहराने के लिए निवेदन करता है। वह किस अक्षमता से पीड़ित है? किस अक्षमता? श्रवण अक्षमता, वाणी अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, किसी से नहीं। तो 22 का जो है सही जवाब हो जाएगा ए, यानी श्रवण अक्षमता। 22 का सही जवाब ए है। यानी एक छात्र बार बार अध्यापक से
निर्देशों और प्रश्नों को दोहराने के लिए निवेदन करता है वह किस अक्षमता से पीड़ित है, तो श्रवण अक्षमता से पीड़ित है। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रवण अक्षमता। अब 23वां, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता को क्या कहते हैं? एलेक्सिया, अग्रेफिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया। 23वां है मौखिक रूप से सीखने एवं भाषा संबंधी अशक्तता, यानी भाषा से संबंधित भी अशक्तता रहती है और मौखिक रूप से सही ढंग से सीख भी नहीं पाता है, उस तरह की अशक्तता को क्या कहेंगे? तो उस तरह की अशक्तता को डिस्फेजिया कहेंगे। यानी 23वां का सही जवाब सी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिस्फेजिया। ठीक है, आगे हम लोग चलें। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को डैश कहा जाता है। मस्तिष्क में कहीं चोट लग गई या किसी प्रकार की क्षति हो गई, उसके कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, उस तरह की जो अक्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? किस तरह की बीमारी कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे, अलेक्सिया कहेंगे, अप्रेक्सिया कहेंगे या डिस्ग्राफिया कहेंगे? तो 24 का हो जाएगा बी, 24 का बी हो जाएगा, अलेक्सिया हो जाएगा। ये मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहेंगे। अब 25वां, अप्रेक्सिया का कारण क्या है? अप्रेक्सिया जो बीमारी है उसके कारण क्या है? ए में है मस्तिष्क के सेरिब्रम में क्षति, बी है मनोविकार, सी है हाथ, हथेली या अंगुली संबंधी गड़बड़ियाँ, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी अप्रेक्सिया का मुख्य कारण जो है क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी मस्तिष्क के सेरिब्रम में जब क्षति होती है तो अप्रेक्सिया होती है। चलिए आगे चलें। लिखने संबंधी अशक्तता को क्या कहा जाता है? लिखने से संबंधित जो अशक्तता होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ए में है डिस्थीमिया, ए में डिस्थीमिया है, बी में है डिस्मोर्फिया, सी में है डिस्ग्राफिया और डी है अप्रेक्सिया। तो लिखने संबंधी अशक्तता को हम लोग क्या कहेंगे? तो डिस्ग्राफिया कहेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डिस्ग्राफिया। हम लोग आगे चलें। 27, डैश एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। डैश एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता, संदेह हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। ए में है डिस्कैलकुलिया, बी में है अलेक्सिया, सी में है अफेजिया और डी है डिस्मॉर्फिया। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को संदेह हो जाता है कि उसके शरीर के अंग छोटे हैं। इससे हीन भावना उसमें आती है और वो सही ढंग से विकास नहीं कर पाता है। अब डी में हम चलेंगे। डी कहते हैं 28वां, ऐसी अधिगम अशक्तता जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं कही जाती है। ऐसी अधिगम अशक्तता जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं उसको क्या कहेंगे? ए में अप्रेक्सिया, बी में डिस्कैलकुलिया, सी में डिस्थीमिया और डी है डिस्मॉर्फिया। तो इसको कहेंगे डिस्कैलकुलिया, यानी उसे कैलकुलेशन से संबंधित दिक्कत होती है तो डिस्कैलकुलिया याद रखेंगे, मतलब गणित समझने में कठिनाई होती है उसको डिस्कैलकुलिया कहेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। 29वां, अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? ए है विद्यार्थी उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता यद्यपि उसके मौखिक उत्तर बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। बी में है विद्यार्थी उचित प्रकार से पढ़ तो पाता है किंतु मौखिक अभिव्यक्ति में वह कठिनाई का अनुभव करता है। सी में है चतुर प्रतीत होने एवं कोई भी शारीरिक दोष न होने के बावजूद पढ़ाई में कमज़ोर होना एवं परीक्षा का निष्पादन ठीक से नहीं कर पाना।
और डी है उपर्युक्त सभी। यानी कहने का मतलब है कि विद्यार्थी उचित प्रकार अधिगम आसक्तता जो वाले बच्चे हैं उनकी पहचान के लिए ए बी सी तीनों विकल्प सही है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी उपर्युक्त ऊपर में जितने भी कथन हैं सभी उसकी पहचान के लिए ही हैं। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न है, शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों की शिक्षा से संदर्भित कौन सी बात सही नहीं है? ए, उन्हें कभी भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ने का मौका न मिले क्योंकि वहाँ वे सुरक्षित नहीं होंगे। बी, उन्हें विशेष व्यवसायों का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे बोझ न बन सकें। सी, उनके अंदर उत्पन्न हीन भावना को दूर करने में शिक्षकों, समाज एवं परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। डी, उनका संवेगात्मक समायोजन अपरिहार्य हो ताकि उन्हें अनुभव न हो कि वे उपेक्षित हैं। यानी तीसरा का जो है इसमें हमको खोजना क्या है, तो कौन सी बातें सही नहीं है। बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो सही नहीं कौन है, तो ए सही नहीं। तो इसमें ए में हम टिक मार देंगे। उन्हें कभी भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ने का मौका न मिले क्योंकि वहाँ वे सुरक्षित नहीं होंगे, ये जो धारणा है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार 30 प्रश्न का जवाब यहाँ फिर से एक बार अंतिम में दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। इस तरह से आज का जो पाठ है यहीं समाप्त हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी परीक्षा CTT के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आप सभी को शुभकामना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई।